नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन सेशन आज मेरे साथ। और आइए एक और कदम बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन सेशन शुरू करें इससे पहले आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विश्व महिला दिवस की, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वैसे मेरा पर्सनल मानना तो यह है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कोई एक विशेष दिन न हो, 365 दिन ही उनके सम्मान के लिए होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ही इस सृष्टि में ये पावर है, ये अधिकार है कि वो नया सृजन कर सकते हैं। अर्थात आज मैं आपके सामने हूं या आप मेरे सामने हैं, तो इसमें इसके पीछे भी किसी न किसी एक महिला का ही हाथ है, जो हमारी माँ है। और हमारे जीवन में महिलाओं के बिना जो है वो हमारा जीवन अधूरा भी है, इस सृष्टि में अधूरा है, ये सृष्टि अधूरी है। क्योंकि देख लीजिए, महिलाएं जो है वो अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाती है। कभी वो बेटी की भूमिका निभाती है, तो कभी वो बहन की भूमिका निभाती है, तो कभी पत्नी की, तो कभी जो है बहू की भूमिका। और आजकल इससे भी ज्यादा भूमिकाएं, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक सैनिक, एक मुख्यमंत्री, एक वित्त मंत्री, एक रक्षा विशेषज्ञ। तो महिलाओं के लिए हमारे दिल में तो 365 दिन ही सम्मान रहता है उनके लिए। लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। और आज चूंकि महिला दिवस है, तो आप जितने भी पुरुष इस सेशन को देख रहे हैं, जितने भी लड़के इस सेशन को देख रहे हैं, वो एक नया कार्य कर सकते हैं। जितनी भी लड़कियां देख रही है, वो भी एक नया कार्य शुरू कर सकते हैं इस महिला दिवस के दिन से, कि अगर आप अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, तो आप अपने माता पिता के, यानी कम से कम माँ के सुबह रोज उठ के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। और देखिए, आपको बहुत ही जल्दी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका बहुत जल्दी जो है रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आपको खुशी मिलेगी, आंतरिक खुशी मिलेगी, जो आपको बड़ी ही खुशी देगी। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सानिया जी एंड यादव मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो मिलने वाला है। माइक कभी आया नहीं है हमारा, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे सकता है। इसके लिए हम पहले ही खेद प्रकट कर देंगे आपको। और चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, इस सेशन के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कक्षा 11 मनोविज्ञान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चैप्टर नंबर 9। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। आरसी कैसे हैं आप? पायल जी कैसे हैं? राकेश जी कैसे हैं आप? सावित्री सैनी जी कैसे हैं? चौधरी जी कैसे हैं आप? आप सभी का हृदय की गहराई से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। ये अपना 17 नंबर सेशन है और आज हम जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 9, कक्षा 11 की। और यूनिट है आपकी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम लगभग ऑलमोस्ट जितने भी कार्य करते हैं, आज अगर मैं आपके सामने हूं, यानी आज अगर ये क्लास ले रहा हूं, तो इसके पीछे भी एक मोटिवेशन का रोल होता है। अगर आज आप ये सेशन देख रहे हो, तो इसके पीछे भी मोटिवेशन है। हम लगभग ऑलमोस्ट सभी कार्य किसी न किसी अभिप्रेरणा, किसी न किसी प्रेरणा के कारण ही करते हैं। और अभिप्रेरणा, हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं? जैसे मुझसे पूछे कि आप यहां पर क्यों पढ़ा रहे हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपकी अभिप्रेरणा दे सकती है कि नहीं दे सकती। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर हमें कहां से मिलता है? अभिप्रेरणा से मिलता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की।
विद्वान साथियों, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सब के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जो है सेलेक्ट कर लीजिए। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, गाइड से तो आपने पढ़ रखा होगा। अलग अलग जो मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं हमारे राजस्थान के और पूरे भारत के, उन सबकी जो बुक है वो आपने पढ़ रखी होगी इससे पहले। ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप सबने बहुत अच्छे से जो है मनोविज्ञान की जानकारी आपके पास है। जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन की मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, ठीक है, विक्रम चौधरी जी। तो मनोविज्ञान को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन यहां पर आप थोड़ा अलग सीखने वाले हैं। यहां पर आप कक्षा 11 और कक्षा 12 हम चूंकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो यहां पर कुछ यूनिक तरीके के कॉन्सेप्ट बनाने का हम प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट बनाने का हम जो है प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिएगा, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है, कमेंट करके बता सकते हैं आप ये नहीं बताना है जो बुक में लिखा है, आपने जो इतने दिन तक पढ़ा है, आपका ज्ञान क्या कहता है। आप अपनी भाषा में अपने अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा क्या है। बुक में तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बुक के अंदर तो लैंग्वेज जो है बुक की है, लेकिन वो लैंग्वेज तो बताना आसान है। लेकिन अगर आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहे हो, आपने जो इतना पढ़ा है, आपके अकॉर्डिंग मनोविज्ञान क्या है। जैसे मैं ये कहूं कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना है, अनपढ़ व्यक्ति को समझाना है कि मनोविज्ञान क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे, सॉरी अभिप्रेरणा क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे। कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को आप समझा सकते हैं जो नहीं जानता है अभिप्रेरणा के बारे में, तो उसको आप बुक की परिभाषाओं तो समझा नहीं सकेंगे, बुक की परिभाषाओं से तो समझा नहीं सकेंगे, तो उसको तो आपको बेसिक भाषा में समझाना पड़ेगा, बेसिक भाषा में समझाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे घर में बूढ़े दादाजी हैं और उन्होंने पूछ लिया कि बेटा आज क्या पढ़ रहे हो क्लास में, आपने कहा अभिप्रेरणा पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको आपके दादाजी ने पूछ लिया कि क्या होती है मोटिवेशन, तो आप क्या उसको परिभाषाएं बताओगे, नहीं बता पाएंगे, और बताओगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। और ये भी नहीं कह सकते कि ये लैटिन भाषा का मोटिवेशन शब्द, अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं और ये लैटिन भाषा के मोटम और इससे बना हुआ है, इससे ऐसे भी नहीं कह सकते हम। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाएं कि दादाजी मोटिवेशन को अर्थ है अपने अंदर कोई काम करने खातर, जी हाँ, थे खेत जाओ, थे खेत गज जाओ जब मी बरस जाए, यानी दादाजी कहा हाँ बेटा खेत तो मी बरसे ही जासा, तो बरसात जिकी है या मैं बरसनो जिको है वो थारा खातर मोटिवेशन है कि मैं बरस क्यों चालो खेत में काम करा ताकि अनाज होए, तो मोटिवेशन थारा खातर वर्षा है। पियाई आपा जे कोई काम करा, ये एक छोटो बच्चो है वो स्कूल जासी तो बैंक लिए मोटिवेशन की होसी चॉकलेट, तो माँ कैसी बेटा तू स्कूल चल जा, मैं जन आता ही चॉकलेट देशू, तो ये क्या है, मोटिवेशन है, ये ही अभिप्रेरणा है। दादाजी कैसी बेटा ठीक है लेकिन चौखो समझ में को नहीं, चौखो समझा, तो चौखो समझाना खातर थे। और भी बहुत सारा उदाहरण दे इसको हो कि दादाजी आपा जेखा भी काम करा, जी नीचे चिंटी चाल रही है कोई, आपा भाई जनरली मारवाड़ी यहाँ राजस्थानी यहाँ सगड़ा सामान्य परिवार से, तो अपने घर में एक जो चिंटी चाल रही है, कीड़ी चाल रही है, सामान्य भाषा में कीड़ी पूरी कर। माँ के सपने पूरे करना भी मोटिवेशन है, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। माँ के सपने, जैसे किसी की माँ ने कह दिया कि बेटा मैं तेरे मास्टर देखना चाहूं, और बेटे ने उस सपने को अपना सपना बना लिया कि माँ मैं तेरे मास्टर बन गई दिखाशू, तो वो भी की है मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन को हम क्या कहेंगे, बाहरी मोटिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हीराराम जी, बाहरी मोटिवेशन कहेंगे, क्योंकि ये आप मां का सपना सच कर रहे हो, तो किसी बाहरी खुशी के लिए, बाहरी प्रशंसा के लिए,
या बाहरी दबाव में जब हम काम करते हैं तो उसे एक्सटर्नली मोटिवेशन कहते हैं। तो चींटी का मैं उदाहरण बता रहा था कि ये चींटी वहीं जाएगी जिधर दाना पड़ा होगा, तो दाना उसके लिए क्या है, मोटिवेशन है। तो हम जितने भी काम करते हैं, अपने मारवाड़ी में कहावत ही कि पापी पेट खातर भागणो पड़े, पापी पेट खातर भागणो पड़े, और जेखा वो पेट जितो ज्यादा बड़ो हुआ है मैंने उतो ज्यादा भागणो पड़े। ठीक है, सही बात है भाई, आपको जितनी ज्यादा भूख लगेगी उतना ही आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस भूख को शांत करने के लिए। तो यह भी एक मोटिवेशन ही है, लेकिन यह तो एक बेसिक मोटिवेशन है। बेसिक का मीन क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो हम इस प्रकार से, कई बच्चे ये कहते हैं, मैं शुरुआत करने से पहले आपको बताता हूं कि कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन हमें याद नहीं होता। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप पढ़ते हैं, आप उसको जैसा बुक में लिखा है वैसे पढ़ते हैं, इसीलिए वो आपको याद नहीं होता है। और जैसा बुक में लिखा है वैसा ही पढ़ोगे तो फिर आपको जो है वो कभी याद ही नहीं होगा। और कभी याद क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी उसमें रुचि नहीं होगी। देखो, बुक को पढ़ लिया आपने, अब उस बुक की भाषा को, परिभाषा को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो। आप सीधी भाषा में प्यार से पढ़ो इसको, अपने अनुभव को ऐड करके पढ़ो, फिर आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। और जिस चीज में हमारी रुचि जागृत हो जाती है वो चीजें हमें फटाफट बिना याद किए याद हो जाती है, बिना याद किए ही याद हो जाती है। तो देखिए, अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अर्थात जैसे हमारे घर में हवन करते हैं तो हवन कुंड बनाते हैं कि नहीं बनाते पंडित जी, इस प्रकार का हवन कुंड बनाते हैं। अब इस हवन कुंड के लिए पंडित जी पहले दिन ही कह देते हैं कि बेटा 1 किलो घी ले आई, है ना, घी लाने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और यहां पर वो क्या रख देते हैं, लकड़ियां रख देते हैं। अब इन लकड़ियों के अंदर थोड़ी सी आग जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है। अब इस आग के अंदर जब घी डाला जाता है, घी, तो वो घी क्या है, मोटिवेशन है, क्योंकि वो इसकी क्रिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऐसा कोई बाहरी या आंतरिक कारक जो हमें किसी क्रिया को और ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या करे, मोटिवेट करे। जैसे कि एक भूखा व्यक्ति है, भूख उसकी आवश्यकता है, भोजन उसको चाहिए, भूख मिटाने के लिए क्या चाहिए, आवश्यकता क्या है, भोजन है। और उस भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूख जो है ना, भूख वो उसको मोटिवेट कर रही है, उसको कह रही है कि चल खड़ा हो, रसोई में जा और कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो खा। भूख आपके लिए मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन क्यों उत्पन्न हुआ, आपकी आवश्यकता को शांत करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी या किसी चीज की अति हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। समझिएगा थोड़ा सा। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन भाषा शब्द मोटिवर से बना हुआ है, जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से है, अर्थात किसी क्रिया को गति देना, है ना। टू मूव, इसका अर्थ क्या होता है, टू मूव यानी गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। मनोविज्ञान अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी आवश्यकता से है जिस अवस्था के उत्पन्न होने पर वह बेचैनी का अनुभव करता है। जैसे कई देर हो गए पढ़ते हुए, 1-2 घंटे हो गए, आपने 2-3 गिलास या पानी भी पी लिया है। गर्मियों का मौसम में प्यास तो लगेगी ही, साधारण सी बात है। आपने 2-3 गिलास पानी पी रखा है और फिर धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लघु शंका जाने का, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लघु शंका जाने का प्रेशर बढ़ेगा। आप सोचोगे कि एक चैप्टर पढ़ लेता हूं फिर चला जाता हूं, लेकिन वो फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आपको किताब को साइड में रखकर भागना पड़ेगा, लघु संकालय की ओर, टॉयलेट की ओर भागना पड़ेगा। यह भी मोटिवेशन है, यह भी मोटिवेशन है। हमारे शरीर के अंदर अगर किसी वस्तु की अति हो रही है और वो हमें कोई क्रिया करने के लिए कह रही है तो यह भी मोटिवेशन है। ठीक है, यही तो कहा गया है।
कि मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है, एक व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है जिस अवस्था के उत्पन्न होने पर वह बेचैनी का अनुभव करता है और इस बेचैनी को दूर करने के लिए विशेष प्रकार की क्रिया करता है। ठीक है, जैसे कि भूख लगने पर बेचैनी होगी आपको, प्यास लगने पर बेचैनी होगी आपको, है ना। मूत्र त्याग करने के लिए जब मूत्र का प्रेशर बढ़ेगा तो आपको बेचैनी होगी कि नहीं होगी। और ऐसी ही बेचैनी आज आपको हो रही है, किसके कारण? आज आपको हो रही है ऐसी ही बेचैनी बेरोजगारी के कारण भी आज आप बेचैन हैं। परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे जितने भी जानकार लोग हैं वो सारे के सारे आपको बेचैन करते हैं जब भी मिलते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? तब तैयारी करो कि बेटा कितनी तैयारी करे हो? दाफे को नहीं गए मान तो बेटो तूने तैयारी करता ही देखा। अरे सगड़ा काम का लागे तू कुछ लगा हो, बेचैनी बढ़ गई। परिवार में कोई सगा संबंधी आया, रिश्तेदार आया, लड़का है लड़की वाले देखने आए, काबरियो के करे तैयारी करे तो फिर की कौन करे? तैयारी तो सारा ही करेगा, तैयारी करना में कौन माने तो जीवे सरकारी कर्मचारी, फिर बेचैनी बढ़ जाएगी। यानी आपको परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सारे लोग बेचैन कर रहे हैं। किस लिए बेचैन कर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगार है। और यही बेरोजगारी आज आपको पढ़ने के लिए क्या कर रही है? यही बेरोजगारी आपको पढ़ने के लिए तैयारी कर रही है। आपने देखा कभी कि अशोक गहलोत जी का बेटा रीट की तैयारी कर रहा है? ऑल ओवर पूरे भारत के अंदर कोई एक नेता ऐसा जिसका बेटा किसी भी स्टेट एग्जाम की या टेट की या सी टेट की या यूपी टेट की या एमपी टेट की या यूपीएससी की या एसएससी की, एसएससी सीजीएल की, रेलवे की तैयारी कर रहा है? देखा आपने किसी को ऐसा? कोई मिला आपको कोचिंग में, रास्ते में पेपर देने गया हो तब? कोई नहीं मिलेगा। क्यों? वो क्यों नहीं करते तैयारी? क्योंकि भैया उनका पेट जितना भोजन चाहता है उससे कहीं 1000 गुना पैसा उनके पास है। आपके बिस्तर के पास ही भोजन रखा हुआ है, आप क्यों बेचैन होंगे भैया? आपके पिताजी के पास 2-3 बढ़िया बढ़िया BMW जैसी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए आपके खाते में है, आप नौकरी क्यों करेंगे? क्यों बेचैन होंगे आप? बेचैनी कब उत्पन्न होती है? बेचैनी अभाव के कारण या कमी के कारण, है ना। तो वो बेचैन किस लिए है? जैसे कोई राजनेता का बेटा बेचैन इसलिए है कि बापू जी हट जाए तो मैं नहीं तो बन जाऊं, आज बापू मुख्यमंत्री है तो कल मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनकी बेचैनी अलग है। ऐसा नहीं है कि वो बेचैन नहीं है, लेकिन उनकी नौकरी की बेचैनी नहीं है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी मोटिवेशन होती है, अपनी अपनी जो है वो प्रेरणा होती है। व्यक्ति की यह अवस्था आंतरिक होती है क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता या कमी या अभाव या इच्छा से होती है ना। जैसे एक भाई ने अभी कहा कि मेरी माँ की इच्छा है कि वो मुझे अध्यापक बना हुआ देखे, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो देखो, या तो हमारे शरीर में किसी चीज की आवश्यकता होगी या कमी होगी, या फिर हमारी कोई इच्छा होगी कि मैं, जैसे बहुत हमारे कई दोस्त है कि मैं तो नौकरी लगकर ही शादी करूंगा, मैं अपने माता पिता को जो है वो मास्टर बन के दिखाऊंगा। तो हर व्यक्ति का मोटिवेशन अलग हो सकता है। कल रात क्लास नहीं हुई थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण। व्यक्ति जब किसी तरह की आवश्यकता या कमी का अनुभव करता है या किसी प्रकार की इच्छा स्फूर्ति चाहता है, तब वह एक खास ढंग का व्यवहार यानी प्रक्रिया करता है। देखो ये क्या कहता है कि आपकी आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो यह जो क्रिया की प्रक्रिया है, इसके लिए मोटिवेशन की आपको आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति में प्यास की उत्पत्ति उसकी आंतरिक अवस्था में परिवर्तन के
कारण होती है। जब आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते, तो आपके अंदर जो है वो एक आंतरिक अवस्था बनेगी। इस परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करेगा और इस बेचैनी को दूर करने के लिए अर्थात शारीरिक संतुलन स्थापित करने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह पानी की तलाश कर उसका उपभोग करता है। वह किसी अन्य वस्तु की तलाश नहीं करता, क्योंकि अन्य वस्तु उसकी प्यास को शांत करने की क्षमता नहीं रखती। जब आपको प्यास लगी हो तो दूध से प्यास मिट सकती है, लस्सी से मिट सकती है, कोका कोला, ठंडा, थम्स अप, इनसे मिट सकती है? नहीं मिट सकती। पानी की प्यास पानी से ही मिटती है। इस उदाहरण में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का व्यवहार चयनात्मक अर्थात खास दिशा में निर्देशित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। जैसे आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी आपने, है ना? याद आ रहा है कुछ कहानी? याद देख करना थोड़ा सा। एक कहानी पढ़ी थी आपने बचपन के अंदर ऐसी, यहां पर एक कौवा बैठा है और कौवे को लगी है प्यास। कौवे को क्या लगी है? प्यास। और प्यास के लिए वो भटक रहा है, उसे घड़ा दिखाई दिया। तो प्यास के लिए जो पानी है, ये उसके लिए क्या है? मोटिवेशन है। और इस पानी को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया कर रहा है। वो यहां से कंकर उठा उठा के इसमें डाल रहा है। तो ये जो क्रिया कर रहा है, इसके पीछे क्या है? मोटिवेशन, ड्राइव क्या है इसके अंदर? ये है पानी की आवश्यकता को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्गन किंग विज एंड स्कोपलर ने 1986 में अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा? ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक अर्थात ड्राइविंग अर्थात कर्षण अर्थात पुलिंग बल से होता है, जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। आपका एक अभिप्रेरणा आपको क्या करती है? अभिप्रेरणा आपको बार बार उस क्रिया को करने के लिए मोटिवेट करती है जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य की ओर आपको अभिप्रेरणा क्या करती है? क्रिया करने के लिए मोटिवेट करती है। क्या करती है? क्रिया करने के लिए मोटिवेट करती है। क्रिया करने के लिए क्या करती है? मोटिवेट करती है। बेरोन, पर्न तथा केंटोविच 1980 के अनुसार मनोविज्ञान, ये परिभाषा है देखिएगा बेरोन, ब्रन एंड केंटोविच की 1980 में दी थी। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा शब्द होना चाहिए था यहाँ पर। मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर क्या करता है? व्यवहार को ले जाता है। एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। यानी मनोविज्ञान जो है वो क्या है? हमारी एक शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य के अनुसार क्रिया करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर अभिप्रेरणा के स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। यानी अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। कहा जा सकता है यह आंतरिक अवस्था काल्पनिक होती है। तो पहली विशेषता आ गई कि अभिप्रेरणा कैसी होती है? अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था होती है। अवस्था आंतरिक होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, इंटरनली और बाहरी, बट अवस्था तो आंतरिक है ना। कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है आपको देखकर कि आप मोटिवेटेड हैं, क्योंकि अवस्था तो आंतरिक है। बाहरी शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा में जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? कुछ एक्टिविटीज करता है वो। तीसरा, अभिप्रेरणा में उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित दिशा में यानी उद्देश्य आधारित होती है। तो आंतरिक अवस्था से क्या होगी? क्रियाएं होगी, और ये क्रियाएं जो होगी वो उद्देश्य के अनुसार होगी। उद्देश्य के अनुसार
उद्देश्य के अनुसार होगी और फिर आपको क्या मिल जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और आपकी अभिप्रेरणा जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक यह क्रिया जारी रहती है। यानी जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेट हो जाते हो तब से लेकर और उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक आप क्या रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है। अरुण कुमार कैसे हैं आप? एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, हम फिर से समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख लग गई है और आप किसी रेस्टोरेंट में भोजन खाकर अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं। भूख व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। भूख क्या है? व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, है ना। इस आवश्यकता यानी इस आवश्यकता या आवश्यकता को इंग्लिश में नीड कहते हैं, इसे आवश्यकता की संज्ञा दी जा सकती है। यह आंतरिक अवस्था व्यक्ति में कुछ विशेष क्रियाएं जैसे कि रेस्टोरेंट में जाकर भोजन के बारे में पूछताछ करने के लिए उत्पन्न हुई है ना। इसके बाद देखिए दूसरा कारक क्या है इसमें, तनाव। जब आपको भूख लगेगी तो अपन कहते हैं ना, जे जोर की सी भूख लगे तो आप कौन कह करा गए और अब पेट में बिलिया कूद है ना, बिलिया कूद है, कोई कहेगा चूहा कूद है। इस प्रकार की बात करते हैं कि नहीं कहते हम? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। कार्तिक कह रहे हैं जयपुर से कि आपने अकाउंटेंट तो छोड़ दिया है। बिल्कुल कार्तिक, देखिए अकाउंटेंट से हमारा मोटिवेशन खत्म हो गया, इसीलिए हमने अकाउंटेंट को छोड़ दिया, है ना। मोटिवेशन खत्म हो गया इसीलिए हमने अकाउंटेंट को छोड़ दिया। भीमराज, आप बार बार मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हैं? कुछ बच्चे बार बार मैसेज डिलीट कर रहे हैं या अपने आप हो रहे हैं इनके, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। एक बार सारे बच्चे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते देखिएगा दूसरा कारक क्या था, तनाव। जैसे ही भूख लगी तो हमने ये कहा कि पेट में क्या कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो पेट में चूहा कूदना क्या कर रहा है, आपको दूसरी अवस्था क्रिएट कर रहा है तनाव की, और इसे क्या कहते हैं, प्रणोद भी कहते हैं इसको और ड्राइव भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। तो आवश्यकता ने आपके अंदर क्या, आवश्यकता ने आपके अंदर क्या क्रिएट किया है, आवश्यकता ने आपके अंदर जो है वो प्रनोद क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है, प्रनोद यानी ड्राइव क्रिएट किया है। या व्यक्ति द्वारा किए गए ये सभी क्रियाएं कुछ ऐसी होती है जो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित लक्ष्य की ओर उसको ले जाती है। और तीसरा कार्य क्या बनता है, इस उदाहरण में निश्चित लक्ष्य भोजन की प्राप्ति है, तो मनोवैज्ञानिकों ने प्रोत्साहन, अब देखो ये क्या कर रहा है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और इस क्रिया को करेगा तो इसको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भोजन को कहते हैं इंसेंटिव की संज्ञा दी है। व्यक्ति में क्रियाशीलता की अवस्था तब तक पाई जाती है जब तक कि वो भोजन प्राप्त नहीं करेगा। जब तक आप भूखे रहोगे तब तक भोजन की चाह रहेगी, और एक बार जब आप भोजन कर लोगे तो फिर आपका भोजन से संबंधित जो मोटिवेशन है वो एंड हो जाएगा, और मोटिवेशन आपका कम हो जाएगा। मोटिवेशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूं जयश्री जी, वो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड और सेकंड ग्रेड, इन तीनों में काम आएगा। रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड और सेकंड ग्रेड। इसके बाद देखिएगा क्या आता है, मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय कौन से हैं, बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट। देखिएगा, अभिप्रेरणा की व्याख्या अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक चक्र यानी अभिप्रेरणा चक्र जो है वो बताया है, और इसमें 3 मूलभूत आवश्यकताएं बताई है। पहली बताई है आवश्यकता, जिसे नीड कहा है, दूसरी बताई है प्रनोद, जिसे ड्राइव कहा है, और तीसरा बताया है इंसेंटिव यानी लक्ष्य या गोल। यानी अभिप्रेरणा चक्र में 3 मुख्य पक्ष होते हैं। एक आपकी आवश्यकता होती है, एक उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ड्राइव अर्थात आप प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और तीसरा फिर आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, आपको लक्ष्य की प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आता है यह आवश्यकता क्या होती है, थोड़ा थोड़ा इनको समझ लेते हैं। आवश्यकता किसे कहेंगे, तो कमी या अति शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। ये देखो यहां पर थोड़ा बेसिक समझाया गया है कि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी या किसी चीज की अति हमारी आवश्यकता है। ठीक है, जैसे भूख लग गई तो कमी हो गया, भूख लगना कमी है, भोजन की कमी तो भूख लगी, पानी की कमी तो प्यास लगी। इसी प्रकार पानी की अधिकता हो गई, यूरिन की अधिकता हो गई तो हमें टॉयलेट जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आवश्यकता अर्थात नीड, कमी या अति शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। आवश्यकता से तात्पर्य व्यक्ति में आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था है जिसकी अनुभूति अभाव के रूप में होती है, जैसे भोजन और पानी। तो क्या रोजगार को हम आवश्यकता नहीं मानेंगे, रोजगार को आवश्यकता नहीं मानेंगे? क्या हम सरकारी नौकरी को आवश्यकता नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? यह भी तो आवश्यकता ही है। ये बाहरी आवश्यकताएं हैं आपकी, ये क्या है, बाहरी आवश्यकताएं हैं आपकी। इसी प्रकार देखिए यह अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था होती है। आपसे पूछा जाएगा मोटिवेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होनी जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता होगी तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, आप तभी तो मोटिवेशन ढूंढोगे ना, तभी तो कुछ ऐसा प्लान करोगे कि उस आवश्यकता को पूरा करें। हम जितना भी काम करते हैं इस सृष्टि में, जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी आवश्यकता के लिए ही काम करते हैं। छोटे छोटे पक्षी, चिड़िया, कबूतर, तोता सुबह 5 बजे जब भोर होती है तो अपने घोंसले से उड़ते हैं, उड़ के जाते हैं भोजन की तलाश में। हम सब भी सुबह सुबह उठकर बेरोजगार है तो अपनी पढ़ाई की ओर जाता है, रोजगार जिसके पास है वो अपने काम पर। जैसे हमारे घर का उदाहरण लीजिए, माँ अपने, जैसे किसी की माँ हाउसवाइफ है, किसी की पत्नी हाउसवाइफ है, तो वो अपने घर के काम की ओर जाएगी, पिता खेत की तरफ जाएगा, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्कूल या कॉलेज या जहां पर भी वो काम करता है वहां जाएगा। बेरोजगार लड़का है आपकी तरह मेरी तरह, तो वो पढ़ाई की ओर जाएंगे, कॉलेज जाने वाले कॉलेज की ओर जाएंगे। लेकिन इन सबके पीछे एक लक्ष्य तो है ना, एक आवश्यकता की पूरी करने के लिए जा रहे हैं वो, तो
हम सभी एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जीवन भर कार्य करते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम बार बार मोटिवेट होते हैं। आज आप रीट के लिए मोटिवेट हैं, रीट में सिलेक्ट होने के बाद ये मोटिवेशन आपकी शांत हो जाएगी और आप सेकंड ग्रेड के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड का पूरा हो जाएगा तो आप गाड़ी लाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, गाड़ी ले आएंगे तब आप बड़ी गाड़ी लाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी लेके आ जाएंगे तो 2 गाड़ी लाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जब तक हमारे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते तब तक चलती ही रहेगी, रुकने वाली तो है नहीं। तो अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी अभिप्रेरण की उत्पत्ति में सबसे पहले आवश्यकता ही उत्पन्न होती है। प्रणोद, इसके बाद देखिए प्रणोद की बात करते हैं। प्रणोद ड्राइव है। प्रणोद वैसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है। प्रणोद वस्तुतः प्रेरणा का एक अंग है। प्रेरक में 2 चीजों का समावेश होता है, एक तो होता है बल और या प्रणोद कहते हैं उसे, और दूसरा व्यवहार की लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसित होना। व्यवहार के लक्ष्य, देखो एक तो हमें क्रिया करनी पड़ती है ना, जिसमें हमें बल लगाना पड़ता है। जैसे आप पढ़ते हो तो दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता। और दूसरा व्यवहार की लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर, आप बल लगा रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप रीड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आरएस का थोड़ी पढ़ोगे। अभी आपकी मोटिवेशन क्या है? रीड है। प्रणोद के फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य की ओर प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है, तब ऐसे व्यवहार को ही प्रेरित व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। बाकी का जो टॉपिक है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। और 1-2 दिन में माइक आ जाएगा तो मैं सेशन थोड़े और बढ़ा दूंगा। 2-3 दिन और रुक जाइए। लगभग आज है 8 तारीख, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था 6 तारीख को, 7, 8, 9, 10 तारीख तक। मान लो इस संडे तक की समस्या है, थोड़ी आपको आवाज सही नहीं आ रही होगी। संडे के बाद और बेहतर करेंगे हम। और थोड़ा आप हमें मोटिवेट कीजिए। आप हमें मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज के बच्चों के साथ, आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग में बच्चों के साथ, अगर आप दोस्तों के साथ पढ़ते हैं तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और हमारे इस परिवार में यानी इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जितने भी मैंने सेशन किए हैं वो ऐसे किए हैं कि जो आपके लिए हमेशा काम आने वाले हैं, हमेशा काम आने वाले सेशन है। तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, थोड़े व्यू बढ़े, थोड़े सब्सक्राइब बढ़े, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम आपका मोटिवेशन बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं रात को 8:30 पर।